हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र शुरू किया था, जिसमें हमने ग्राणी को पढ़ लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि हमने क्या क्या देखा। तो दोस्तों, हमने पाचन जो है मुख गुहा से शुरू किया था। माउथ से भोजन लिया, उसके बाद यह भोजन मुख गुहा में गया। मुख गुहा से ग्रसनी से हमारा भोजन जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली से होते हुए भोजन हमारा निकलेगा और जाएगा अमाशय। अमाशय के बाद हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा एलियम। इसके बाद हमारा भोजन दोस्तों बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, इसमें पहला होता है सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। और लास्ट में हमारा भोजन एनस यानी गुदा में जाता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। दोस्तों, हमने ग्रहणी तक पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, ग्रहणी में हमने देखा था कि जो हमारा पाचन होता है, ग्रहणी में पाचन किनका किनका होता है, तो मेनली वसा का होता है, लेकिन वहाँ पर पाचन जो है तीनों का होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का होता है। और जो वसा का पाचन होता है वह पित्त रस के माध्यम से होता है, जिसे इमल्सीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का आता है, और इसे अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो हमारा ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। यदि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल ना करे और रक्त में वृद्धि हो जाए, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए रक्त में, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाने पर मनुष्य को क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ या मधुमेह रोग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देख सकते हैं इंसुलिन में भी आपको पता है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। इसकी खोज किसने की? तो बेस्ट और बैटिंग ने की। नेक्स्ट अब देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत तो हमने कल ही शुरू कर दिया था। छोटी आंत में हमने कल क्या देखा था? तो छोटी आंत में ग्रहणी को हमने पढ़ लिया है। और जेजुनम ग्रहणी में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन और वसा का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, लेकिन जेजुनम में पाचन क्रिया कोई नहीं होती है। और थर्ड एंड लास्ट इलियम बचा है। इलियम क्या है? तो इलियम में पाचन हमारा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारा पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है? तो शुरू हमारा मुख गुहा से होता है, जिसमें हम वहाँ पर कौन सा पाचन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और हमारा समाप्त कहाँ होता है? तो हमारा पाचन जो है इलियम में समाप्त हो जाता है। और जो इलियम है, इलियम में रसंकुर होते हैं, जो आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है, जिससे रसंकुर से क्या होता है? आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट बड़ी आंत। दोस्तों ने बताया था बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, इसमें पहला है सीकम, दूसरा कोलोन एंड तीसरा रेक्टम। तो इसमें रेक्टम जो है था, रेक्टम के बाद जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है वो एनस गुदा के माध्यम से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया दोस्तों, ब्लड। चलिए इनको देखते हैं। तो ब्लड को हमने पहले ही लेक्चर में बताया था। ब्लड हीमैट टर्मिनोलॉजी से हीमैट से हमने याद रखा था ब्लड को। हीमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन कहाँ किया जाता है? हीमेटोलॉजी में। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? इसका नेचुरल क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है ब्लड का। एक मनुष्य में, मतलब कोई मनुष्य है तो उसके शरीर में नॉर्मली 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मतलब कोई यदि मनुष्य है तो उसके शरीर का 7 से 8% लगभग ब्लड होता है।
नेक्स्ट, रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें रक्त हमारे दो भागों में बटा होता है, जो पहला है प्लाज्मा और दूसरे रक्त कणिका। प्लाज्मा में दोस्तों जो हम प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 75% क्या होता है, ब्लड रक्त में 75% क्या पाया जाता है, तो रक्त में 55% क्या पाया जाता है, तो रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और शेष 45% क्या पाया जाता है, तो शेष 45% हमारी ब्लड कार्पेल्स पाई जाती हैं, यानी रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। और जो हमारा रक्त कणिकाएँ होती हैं, ब्लड कार्पेल्स, ये 3 होती हैं। पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। और जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ये रक्त का तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त का तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहता है। जो हमारे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, 92% जल होता है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम ये कहें दोस्तों कि प्लाज्मा में से, ये जो प्लाज्मा है, इसमें से हम यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो यह क्या कहलाएगा? तो जो दोस्तों प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को आप निकाल देंगे तो इसको हम सीरम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं रक्त कणिकाएँ में पहला टॉपिक आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। दोस्तों आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरेथ्रोसाइट, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड क्या होता है? तो प्लीहा होता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्या होती है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा यानी स्प्लीन होती है। और जो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो दोस्तों मेल में जनरली 55 लाख पर mm³ होता है, जबकि वहीं फीमेल में 45 लाख पर mm³ होता है। आरबीसी जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो आरबीसी को प्रभावित करने वाले रोग हैं हमारा मलेरिया और एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है दोस्तों? एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है। दोस्तों हमारा एक यहाँ नोट दिया गया है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं क्या, कि ऊँट और लामा में पाए जाते हैं। तो ऊँट और लामा इसके क्या हैं, अपवाद है। और लामा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों लामा एंडीज पर्वतमाला पाया जाता है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट दोस्तों, ऊंचाई या पहाड़ों में रहने वाले लोगों के अंदर जो आरबीसी की मात्रा होती है, खून की मात्रा होती है, आरबीसी की संख्या कम होती है या अधिक होती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऊंचाई पर बढ़ने पर O2 की कमी हो जाती है। जब O2 की कमी हो जाती है तो यहाँ पर आरबीसी की संख्या, जो O2 की कमी हो जाती है तो यहाँ आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और दोस्तों पहाड़ों पर जो व्यक्ति मनुष्य रहते हैं उनके शरीर का रंग लाल होता है, इसी कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आरबीसी की संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है O2 की कमी हो जाने के कारण। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन लौह धातु पाया जाता है। और हमने क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण बताया था कि उसमें कौन सी धातु पाई जाती है पर्णहरित में, तो उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी को दोस्तों हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक, गार्ड या आर्मी करते हैं, क्योंकि यह हमारी अन्य जीवाणुओं से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 10,000 के करीब होती है। इनका जीवन काल कितना चलता है दोस्तों? ये लगभग 2 सप्ताह या 15 दिन तक जीवित रहते हैं। दोस्तों यदि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसमें अचानक बढ़ोतरी होने लगे, अनियंत्रित वृद्धि होने लगे, तो उससे कौन सा रोग होता है? तो डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि से हमें ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं।
WBC के प्रकार दोस्तों, WBC जनरली 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है कणिका रहित, अग्रेन्युलर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा कणिका युक्त, ग्रेन्युलर। कणिका रहित में क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूनोसोफिल होते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि इन कणिकाओं में सबसे सर्वाधिक संख्या में कौन होता है, तो जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है इनकी संख्या ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और किन की संख्या कम होती है, तो बेसोफिल की संख्या कम होती है। वो कौन सी WBC है जो आकार में सबसे बड़ी होती है, तो आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्लेटलेट देखते हैं। तो दोस्तों हम प्लेटलेट को बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, तो दोस्तों हम प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब होती है। प्लेटलेट्स की अवधि कितनी होती है, इनका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो इनका जीवन काल 7 से 8 दिन होता है। दोस्तों पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मतलब किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों, तो जो हमारा डेंगू रोग होता है इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इस रोग में डॉक्टर सलाह देते हैं कि बकरी का दूध पीना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बकरी का दूध होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह का निर्माण एंटीजन से होता है। और एंटीजन क्या होता है दोस्तों, तो जो RBC होती है, RBC की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A और एंटीजन B। देखते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमने अभी बताया 2 होते हैं, एंटीजन A से AB, A और B मिला और AB और O ब्लड ग्रुप। एंटीजन हमारा इनका बन जाएगा AB और AB को A और B और O से नील। नोट याद रखें, एंटीबॉडी के लिए नोट याद रखें दोस्तों, जहाँ जहाँ एंटीजन होगा वहाँ वहाँ एंटीबॉडी होगी, मतलब जहाँ भी एंटीजन पाया जाएगा वहाँ एंटीबॉडी होगी। लेकिन कंडीशन क्या होगी दोस्तों एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी कंडीशन ये होगी कि जहाँ एंटीजन होगा वहाँ तो उपस्थित होगा, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट एंटीजन होगा उस एंटीजन के विपरीत होगा। यानी यदि हमारे पास एंटीजन ये है तो हम उसका विपरीत एंटीबॉडी हमें B मिलेगा। और यदि हमारे पास एंटीजन B है और यदि हमारे पास एंटीजन B है तो वहाँ पर हमारी एंटीबॉडी इसके विपरीत A मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A और इसके विपरीत एंटीबॉडी B मिलेगा, एंटीजन B में इसके विपरीत एंटीबॉडी A मिलेगा, और AB में कुछ नहीं है तो इनका कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं का AB मिलेगा, AB स्मॉल AB एंटीबॉडी, AB है तो इसका कुछ नहीं मिलेगा इसका। एंटीबॉडी भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है, तो देख लिया आपने, स्मॉल A और स्मॉल B उसका अपोजिट होता है। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। और दोस्तों एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो एंटीजन RBC के सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रक्तदान महादान। दोस्तों रक्तदान को आप याद रखेंगे कि सबसे पहले कि रक्तदान मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किससे देगा लेगा, देखते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप आप याद रखेंगे
ए बी और ओ। पहली बात कि सेम ब्लड ग्रुप सेम को देगा। देखिए अब अच्छा आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि सेम ब्लड ग्रुप सेम को दे देगा, मतलब ए को देगा, बी को देगा, और ए बी को देगा, और ओ को देगा। दूसरा पॉइंट कि ए बी जो है और किसी से भी ले लेगा। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले लेगा। तो मतलब ये जो ए बी है ये किसी से भी ले लेगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखिए ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, और ओ से भी ले लेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दे देगा। मतलब ओ किसी को भी दे देगा, तो इसका मतलब ए को भी दे देगा। तो यहाँ लिखिए ओ बी को भी दे सकता है, ओ और ए बी को भी दे सकता है। तभी तो हमने बता ही दिया कि ए बी जो है ए बी क्या है वो किसी से भी ले लेगा। ए बी ओ, इसी को हमने लिखा था कि सेम ब्लड ग्रुप सेम को देगा। तो ए को, बी को, ए बी और ओ। और ए बी ऐसा है जो किसी से भी ले लेगा, अर्थात ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ओ से ले लेगा। और ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे देगा। तो ओ के पास है, और ए बी को भी दे दिया, बी को भी दे दिया और ए को भी दे दिया। इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों एक माता जी हैं और पिताजी हैं, और माता जी के पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी है, और पिताजी के पास भी ए बी है। इनको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, पहला ए दूसरा बी। पिताजी को भी दो भागों में तोड़ लेंगे, ए और बी। इनसे हम क्रिया कराएंगे। जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है ये जाएगा पिताजी के ए के पास, तो क्या बनेगा ए यानी ए ब्लड ग्रुप। और यही ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप जाके पिता के बी ब्लड ग्रुप से मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा ए बी। और ये माता का बी पिता के ए से मिलेगा तो फिर यहाँ पर बनेगा ए बी। और माता का बी जाकर पिता के बी से मिलेगा तो बी यानी बी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी दो मिल रहा है, जिससे हमारा ये ए बी की संभावना 50% है। ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना बच्चे में 50% है। ए सिंगल है यानी 25% संभावना है बच्चे की कि उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और बी सिंगल यानी 25% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो क्या होगा दोस्तों यदि हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो केवल सिंगल है, टूटने वाला नहीं है, तो इसको हम ओ के रूप में तोड़ देंगे। यानी पहले को बी ले लिए और दूसरे को ओ के रूप में तोड़ देंगे। और पिता का ए बी है तो ए में और बी में नॉर्मली टूट जाएगा। तो बी को ए से क्रिया कराकर ए बी बना लिए, फिर बी को बी से क्रिया कराकर बी बना लिए, फिर ये जो ओ है ओ को ए से क्रिया कराकर ए बना लिए, और ये ओ को फिर बी से क्रिया कराकर बी बना लिए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, बी हमारा दो बार आया है, यानी बच्चे में बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी है 50% है, और बच्चे में ए ब्लड ग्रुप की संभावना 25% और ए बी ब्लड ग्रुप की संभावना 25% सिंगल है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों कि मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, ओ को आप तोड़ेंगे दो भागों में, ओ पिता का भी ओ, तो आप किसी से भी क्रिया कराएंगे इनका तो ये भी ओ ब्लड ग्रुप, इनका इनसे ओ ब्लड ग्रुप, इनका इनसे ओ ब्लड ग्रुप, और इनका इनसे ओ ब्लड ग्रुप। मतलब 100% बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसने की, तो RH फैक्टर की खोज की थी
लैंडस्टीनर और वीनर ने। इसकी खोज रिसर्च नामक बंदर में हुई थी, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। दोस्तों RH फैक्टर को ही डी एंटीजन कहते हैं। यदि RH फैक्टर यदि उपस्थित है तो RH फैक्टर यदि उपस्थित है तो इसे RH पॉजिटिव कहेंगे। यदि RH फैक्टर अनुपस्थित है तो इसे RH निगेटिव कहेंगे। जैसे मान लीजिए O ब्लड ग्रुप है तो इसमें पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब क्या है कि RH यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें नेगेटिव लगा है, इसका मतलब क्या है कि RH यहाँ पर एब्सेंट है, मतलब नहीं है। दोस्तों सार्वभौमिक दाता किसे कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है। दोस्तों जो हमारा यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है वो होता है O निगेटिव। मतलब O निगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दे देगा। इमरजेंसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको ब्लड चाहिए लेकिन उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे दोस्तों, तो उसे O निगेटिव ब्लड ग्रुप देंगे। यूनिवर्सल ग्राही देखते हैं दोस्तों, मतलब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले लेगा, तो दोस्तों होता है हमारा AB पॉजिटिव होगा। दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि सर्वाधिक दाता मतलब देने वाला क्या होता है, देने वाला ऋणी होता है तो O निगेटिव, देने वाला ऋणी O निगेटिव, देने वाला ऋणी O निगेटिव, और लेने वाला पॉजिटिव ओ AB पॉजिटिव, लेने वाला पॉजिटिव AB पॉजिटिव, लेने वाला पॉजिटिव AB पॉजिटिव। मतलब लेने में बढ़ोतरी होगी मतलब पॉजिटिव लग गया, और देने में कमी होगी तो निगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वैज्ञानिक शादी, मतलब हमें किनसे मतलब मैरिज देखते हैं, मैरिज में ब्लड ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है। मतलब यदि शादी के बाद यदि पुरुष और फीमेल, इसमें यदि पुरुष में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, महिला में RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुरुष में RH निगेटिव, महिला में भी RH निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पुरुष में RH निगेटिव, महिला में RH पॉजिटिव, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों यदि पुरुष का RH पॉजिटिव है और महिला का RH निगेटिव है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों दोस्तों, हम इसको भी आप बताते हैं। दोस्तों जो बच्चा होता है, बच्चा अपने माँ से कनेक्ट होता है, तो कैसे कनेक्ट होता है, बच्चा गर्भ में होता है और माँ से कनेक्ट होता है, तो उस कनेक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, तो उस कनेक्टिव पार्ट को हम प्लेसेंटा कहते हैं। जो माँ से बच्चे का जो जुड़ा होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। और इसमें जो बच्चा जो है, शिशु जब जन्म लेता है, प्रसव होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो बच्चे का ब्लड होता है वो बच्चे का ब्लड माँ की ओर बहने लगता है प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के माध्यम से जो रक्त बच्चे का होता है वो माँ की तरफ बहने लगता है। तो और इसमें दूसरा पॉइंट है कि समान एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। जो हमारा शरीर है दोस्तों, तो उसमें समान एंटीजन का एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने पीछे अभी आपको बताया कि RH पॉजिटिव पुरुष, RH पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी देखते हैं दोस्तों। एक लाइन में बताएं दोस्तों, तो इससे क्या होगा यदि आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक मिनट देखिए, यदि RH पॉजिटिव मेल है और RH निगेटिव फीमेल है, माने इनमें ब्लड ग्रुप RR और स्मॉल RR, इनकी यदि आप क्रिया कराएंगे तो ये हो गया, दो भागों में टूट गया RR, और यहाँ पे स्मॉल R, तो एक क्रिया करेगा इससे तो क्या बनेगा RR, फिर एक क्रिया करेगा इससे तो यहाँ पर भी स्मॉल RR, यहाँ भी ऐसे ही सेम। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 100% जो बच्चा होगा वो 100% क्या होगा, वो R और स्मॉल R होगा, यानी वो RH पॉजिटिव होगा। RR का मतलब क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा।
RH पॉजिटिव को आप O पॉजिटिव से समझ सकते हैं, और RH निगेटिव को निगेटिव से आप समझ सकते हैं। तो अब अभी आपने देखा क्या कि जो हमारा बच्चा होगा वो RR O मतलब RH पॉजिटिव, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा निश्चित है 100% वो RH पॉजिटिव होगा। लेकिन दोस्तों अभी हम देख रहे थे क्या कि पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या था, RH पॉजिटिव, और महिला का ब्लड ग्रुप क्या था, RH निगेटिव। यदि इनसे प्रसव हुआ तो बच्चा कौन सा होगा, RH पॉजिटिव। तो क्या होगा, जब पहली बार प्रसव होगा दोस्तों तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से क्या करेगा, प्रसव कर लेगा। और लेकिन क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव था, माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव था, तो माता का ब्लड ग्रुप क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक एंटीजन एंटीबॉडी बना लेगा। मतलब प्लेसेंटा से बच्चे का जो ब्लड है वो माता में जाने लगेगा, और जब पॉजिटिव ब्लड जाने लगेगा तो उसका एंटीनोड मतलब एंटीबॉडी वो RH माता के शरीर में बन जाएगा। तो पहले प्रसव में कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन यही दूसरी बार यदि होता है तो RH पॉजिटिव फिर पैदा होगा, और लेकिन माता को इस बार ब्लड देगा, तो इस बार माता का जो बच्चे से ब्लड जाता है प्लेसेंटा के माध्यम से, तो फिर जाने लगेगा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव। लेकिन इस बार दोस्तों वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जो प्रसव हुआ था तो उस समय RH पॉजिटिव के माध्यम से माता के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी थी। तो मतलब ये RH पॉजिटिव को अब जाने नहीं देगा, इसका अपोज करेगा, जिसके कारण ये जो दूसरा वाला बच्चा है इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका प्रसव सही से नहीं हो पाएगा, यह बच्चा मर जाएगा। इसलिए RH पॉजिटिव को RH निगेटिव से विवाह नहीं करना चाहिए। देखते हैं, इसी को हमने लिखा हुआ है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है तो पहली संतति के दौरान रक्त बच्चे से माँ की ओर बहेगा, और जिससे माँ के शरीर में RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा, लेकिन बच्चा पहला स्वस्थ होगा। दूसरा, अगर सेकेंड बच्चा हुआ तो बच्चे में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो होगा ही होगा, उसमें RH एंटीजन भी होगा, और माँ में पहले से ही RH एंटीबॉडी है, पहले बच्चे के दौरान एंटीबॉडी फिर बन चुकी है, और समान एंटीजन एंटीबॉडी से सेकेंड बच्चे को मृत्यु हो जाएगी। मतलब समान एंटीजन एंटीबॉडी से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और इस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टिस रोग कहते हैं। यही समझाना था दोस्तों, और ये थी आज की क्लास। दोस्तों क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।